जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12th में और कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, जी हाँ कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, यानी 6 फरवरी को जो केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसमें से अगर आज जो है ना, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो भाई इसमें मैं ना 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 35 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड जो है बार बार पूछ रही है ये क्वेश्चन को। तो अगर आप 35 ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेते हो तो 35 में मैं गारंटी लेता हूं कि 10 क्वेश्चन तो हूबहू इसी ढंग से आ जाएंगे। तो यहां से आप 10 नंबर पक्का कर लो, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम और सारा केमिस्ट्री का वीडियो हम आपको देते रहेंगे, जिससे लगभग 2-3 वीडियो बनाएंगे। अगर वो तीनों वीडियो आप देख लेते हो ना, तो आपका केमिस्ट्री में ना ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं कटने वाला हूं भाई। मैं पहले बता देता हूं, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, यानी आपको 35 में 35 आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन से, ये मैं गारंटी लेता हूं अगर आप मेरा 3 वीडियो देख लेते हो तो ये हमारा पहला वीडियो है, फिर इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा, फिर थर्ड वीडियो आएगा। तो तीनों मिला के मैं मतलब सब मिला के मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूं केमिस्ट्री के ऊपर। तो अगर तीनों वीडियो आप देख लेते हो तो भाई आपका झिंगा लाला एकदम मजा आ जाएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी सारा वीडियो देख पाओगे। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर ये आप तीनों वीडियो मेरा देख लेते हो ना, कसम से बताना, अगर आप तीनों वीडियो आप मेरा देख लिए तो आपका 35 नंबर कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, किसी में इतना दम नहीं है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन तो आ रहे हैं। तो वो तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। ये तो पहला वीडियो था, और भी सारा जो वीडियो है वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आप वीडियो देख पाइएगा। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात बता दिया, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई जो भी क्वेश्चन आएंगे यहां पर, वो सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ते हुए चलना है और बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से चलना है। एक बार मैं नेट जरा बंद कर लूं तभी मेरे को काम होगा, नहीं एक बार एयरप्लेन मोड कर देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे आप सब कुछ सही है। अब देखिए भाई, यहां पर जो जितने सारे क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई है, इसको आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए भाई। तो चलिए यहां पर मैं स्टार्ट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। और देखिए जो भी सारा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, सभी का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट करना है भाई। मैं कुछ समय दूंगा, 2-4 सेकंड का, इतने में ही आपको कमेंट करना है। देखो लिखने से क्या होता है ना, कि बातें याद रह जाती है, तो आपको भाई कमेंट करना ही करना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चलिए हम स्टार्ट करने से पहले एक शायरी आपको बोलते हैं ताकि आप मोटिवेट हो जाओ, कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ठीक है, तो ये बात करके हम स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से आपको बताना है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है बताइए। तो P4O10 है, या P4 है, या ग्रेफाइट है। ये देखिए ये तीनों नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो बचा क्या, प्लास्टिक। प्लास्टिक ही हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक ही क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बहुत ही बढ़िया। जिन जिन भाइयों और बहनों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए और नाम रोशन करते रहिए, अपना भी और अपने माता पिता का भी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। पिंड केंद्रित धनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, यानी द नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेट। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेट में आपको कैसे पता चलेगा कि कितना एटम होता है, कितना परमाणु की संख्या होगी। तो बॉडी सेंटर में बनाना चाहूंगा, ये देखो भाई, ये हम बना दिए हैं। इसमें आपको क्या देखना है कि देखिए कॉर्नर पर होते हैं, सारे कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे, हर एक कॉर्नर्स पर मैं एटम बना दिया। चलिए भाई बना दिया। चलिए ये देखिए हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। एटम कितने हैं, एटम 8 है, तो ये कट के कितना आ जाएगा भाई, ये कट के 1 आ जाएगा। और देखिए बॉडी सेंटर बोल रहा है ना, बॉडी सेंटर, देखिए बॉडी सेंटर बोला है, तो बॉडी सेंटर के ना बॉडी के बीच एक बड़ा सा परमाणु होता है, एक यहां पर आपको बड़ा सा परमाणु दिखेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा होता है। तो ये एक बॉडी पे होता है, तो एक एक मिलके हो जाता है 2। कितना हो जाता है, 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। तो हम यहां पर क्या देंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। हमारा यहां पर सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2। तो 2 यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखें। चलिए भाई अभी मैं देखिए वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से मैं अपना चेहरा भी दिखा देता हूं। मैं अपने स्टूडियो में हूं, देख सकते हैं, छोटा सा वो फोटो दिख रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अच्छा कंडीशन में नहीं हूं,
इसी तरह वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। देख रहे हैं लैपटॉप में सारा क्वेश्चन इधर तैयार किया हूं, उसके बाद बना रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पास आ गई ये बात बताया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाइयों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए क्यूबिक क्रिस्टल में बोला है ना भाई, क्यूबिक क्रिस्टल, यही तो ध्यान रखना है। क्यूबिक क्रिस्टल में बोला है तो 3 हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही बोल देता ब्रेविस लैटिस है टोटल कितना, ठीक है, तो आप 14 बोलते। कितना बोलते भाई, 14। लेकिन ये क्यूबिक क्रिस्टल बोल दिया तो ये तो 3 ही होगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है। भाई क्रिस्टल के घनत्व में कमी कब हो जाती है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए, यानी इंग्लिश में पढ़ देता हूं, विच डिफेक्ट काउज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की डेंसिटी कहां पे घटती है, तो भाई आपको पता है शॉर्टी डिफेक्ट में पढ़ा चुका हूं भाई, मेरे चैनल पर वीडियोज है। शॉर्टी डिफेक्ट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। तो ये बात रखिएगा, शॉर्टी डिफेक्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके समीप आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। किसको, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, यानी मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। देखो भाई मोलैरिटी जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको भाई साहब ना, देखो यार 1 लीटर में कितना सॉल्यूट का मोल घुला हुआ है, उसी को मोलरता बोलते हैं। तो मोलरता को हम मोल पर लीटर में दिखाते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, MOL, मोल पर लीटर में दिखाते हैं। तो यहां पर हमारा मोल पर लीटर ही सही जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये सब तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, आप लोग को आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं आपको, मतलब हम लोग क्या, मैं ही बता रहा हूं, ध्यान से देखो भाई क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट में इसको इधर कर लो जरा, यस बहुत बढ़िया। चलिए बेहतर है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, यदि विलायक के 100 ग्राम ग्लूकोज में 18 ग्राम उपस्थित है, ठीक है, मैं यहां पे लिख नहीं पा रहा हूं, थोड़ा और ऊपर कर लो जरा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा इसको ऊपर कर लूं और थोड़ा बड़ा कर लूं, तब सही रहेगा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट मुझे दे दें आप। हाँ, यदि विलायक के 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम ग्लूकोज में 18 ग्राम उपस्थित है, तो घोल को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन भी देखिए, इंग्लिश में एक बार जरा पढ़ दूं, मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ दूं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी। सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, तो देखिए ऑप्शन है 1 मोलर, 0.1 मोलर या 0.1 मोलर। अच्छा ये मोलल है और मोलर में अंतर है, और 0.5 मोलल। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए भाई, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए भाई मोललता पूछ रहा है, यानी मोलैलिटी पूछ रहा है। तो मोलैलिटी स्मॉल m बराबर क्या होता है भाई, तो यहां पर देखिए 18 है ना, कितना है 18 ग्राम है, तो 18 गुने और कितना ग्राम है 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर 1000 ग्राम यानी 1000 लिख देता हूं, और नीचे देखिए इसके नीचे जो है ना, देखिए ये मोललता है, तो इसमें भी मोल निकालना पड़ता है हमको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है उसका आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 ग्राम होता है। आप कर लेना, C6H12O6 का करके देख लेना, मुझे पता है, मैं बार बार पढ़ाता हूं तो मुझे याद है, और इंटू में 1000, ठीक है। अब देखो 1000 जाएगा तेल लेने के लिए। अब ये देखिए बच्चा कितना 18/180। अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, m की वैल्यू कितना आ जाएगी 0.1 मोलल, ठीक है। तो 0.1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया भाई। तो 0.1 मोलल, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम बढ़िया से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, यानी द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करता है आप लोग को बताना है भाई, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन देखिए, विलय की प्रकृति पे या विलाय की प्रकृति पर, या विलय के कणों की संख्या पर, या विलाय के कणों की संख्या पर, यानी द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या द नेचर ऑफ द सॉल्यूट था या सॉल्वेंट, या द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट या द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट।
जल्दी बताइए इसका सही जवाब। चलिए मैं वेट कर रहा हूं भाइयों, जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। अरे भाई ये हो जाएगा विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती है, यानी द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती है। यह बात याद रखिएगा, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी विलयन के परासरण दाब, जी हां परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से जवाब मतलब सवाल बनते ही बनते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, यानी किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। देखिए पाई बराबर सी आर बाई टी, या पाई सी बराबर आर टी, या पाई बराबर सी टी बाई आर, या पाई बराबर आर टी बाई सी। जल्दी जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं भाइयों, मैं वेट कर रहा हूं भाइयों, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए भाई हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है भाई, सभी सही बताइए। पाई बराबर सी आर टी होता है, सभी लोग जानते हैं। और देखिए सी इधर आ जाएगा तो देखो सी इधर आ जाएगा तो एक काम करो आप सी को इधर कर दो, तो पाई बाय सी इजकल टू क्या हो जाएगा आर टी। देखो जो यहां पर मैच करता है ना वही सही जवाब हो जाएगा। देखो पाई बाय सी आर टी, देखो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह है परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया, ये ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर पाई बाय सी इजकल टू आर टी हमारा यही जो है संबंध सही है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यही एक्सप्रेशन क्या है, सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वो क्या होगी, यानी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा। देखो भाई ये हो जाएगा हमारा 2 फैराड, क्या हो जाएगा 2 फैराडे, ठीक है। ये भाई इसको इधर कर लेता हूं, ठीक है 2 फैराडे इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। और आपको भाई सब्जेक्टिव में मैं बता दूं मतलब फैराडे का फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने लॉ ऑफ फर्स्ट, यार मैं क्या बोल रहा हूं, फैराडे का जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस रूल है और जो सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस का रूल है वो दोनों आपको याद करना है। दोनों सब्जेक्टिव में पूछता है, दोनों में से कोई एक पूछ देता, तो ये का याद कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई है। फिलहाल में मैं क्वेश्चन पढ़ लूं जरा, फिलहाल में मैं क्वेश्चन पढ़ लूं कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण है सही। तो विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिप्रेजेंट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो भाई फैराडे का जो पहला नियम है ना वो पहला नियम क्या कहता है, स्मॉल m बराबर ZCT, ठीक है। ये ऑप्शन जो देखो वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, m बराबर ZCT, m बराबर ZCT। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है अपना लोगों से ध्यान से पढ़िएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं जरा, हाँ चलिए सही। देखिए किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लूं, ध्यान से आप देखिएगा ऑप्शन, एक बार इंग्लिश में पढ़ लूं, एक बार इंग्लिश में पढ़ लूं, यानी विच वन ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस टेक प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। जब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज होता है तो क्या होता है बताइए। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है कि मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करता है कि कोई चेंज नहीं होता मोलर कंडक्टेंस में, या मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा ही डिक्रीज करता है। बताइए क्या ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए भाइयों, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइए मुझे पता है भाई, आप बताओ ना, मुझे पता है इसका क्या होगा। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है यानी मोलर चालकता बढ़ने लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाइयों, ध्यान से एक बार मैं देख लूं ऑडियो वगैरह चल रही है, हाँ चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऑडियो में। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं भाइयों, आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है ना, 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है,
ये देखिएगा, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल कौन नहीं है? देखो लेक्लेंचे सेल प्राइमरी सेल है, गैल्वेनिक सेल भी प्राइमरी सेल है, मरकरी सेल भी प्राइमरी सेल है, तो बच गया कौन? लीड एक्यूमुलेटर जो है, यानी लेड संचायक जो है, ये हमारा प्राथमिक सेल नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी सेल है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंडरी सेल होता है, ये बात याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर ऑप्शन, लेड संचायक और यानी लीड एक्यूमुलेटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो कैटलिस्ट वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं कि कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा नहीं तो डिक्रीज कर देगा। तो ये बोल रहा है कि मतलब कौन सा कारक है जो अभिक्रिया दर को प्रभावित कर सकता है। तो देखो ताप से भी अभिक्रिया दर प्रभावित होती है, दाब से भी होती है, सांद्रण से भी होती है, तो सभी हो जाएगा इसमें से सभी, ठीक है। यानी मैं इसको इंग्लिश में जरा पढ़ लूं, हाँ चलिए यहां से पढ़ लेता हूं। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर भी होगा, प्रेशर भी होगा, कंसंट्रेशन भी होगा, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, सभी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए, और देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सवाल आते ही आते हैं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर होना ही चाहिए। क्या है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। देखो भाई इसका यूनिट पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इसका यूनिट क्या होता है, देखो ये होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, अरे भाई मोल पर लीटर और पर सेकंड होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। जो भी यहां पर देख रहे हो यही सही हो जाएगा। तो कौन है ऑप्शन, मिला लो भाई। ये देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़े, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मैं बोला था ना प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सब याद होना चाहिए। देखिए उससे क्वेश्चन आ गया, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 75% पूरे होने में कितना समय लगेगा। यानी इफ 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन क्या होगा भाई, बताओ। ऑप्शन दे रखे 8 मिनट, 32 मिनट, 24 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा बताइए भाई। देखो भाई इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हम लोग से क्या पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा इसके लिए। देखो ये क्या कह रहा है कि यहां पर देखो 75% कितना देर में, 32 मिनट में पूरी हो जाती है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इधर उधर नहीं भागना अपने लोगों को। हाँ चलो देखो एक बात मैं बता दूं थोड़ा, हाँ चलिए, ये क्या कह रहा है कि टी हाफ हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी हाफ हमसे पूछ रहा है। और आपको दिख रहा है कि 32 मिनट में जो है 75% पूरी हो जाती है, तो क्या लिखेंगे, टी हाफ पूछ रहा है तो हो जाएगा 1/2, 1 यानी हाफ इंटू जो है कितना हो जाएगा, टी जो है 75%, ठीक है। अब देखो आपसे हाफ पूछ रहा है ना, ठीक है। चलिए तो 50% एक तरह से हाफे हो गया ना। अरे भाई आप मेरे को बताओ 50% हाफ हो गया कि नहीं हो गया, 50% हाफ हो गया और 100% एक हो गया पूरा, तो 50% पूछ रहा है ना, यानी 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो 50% हाफ ही हो गया। और 75% को होने में कितना समय लगता है, वो लगता है 32 मिनट, तो इसको 32 कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ गया, 16, तो 16 मिनट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट भाई मैं सही से लगा दूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भागेंगे हम लोग, बोलते बोलते यार मुंह दुख जाता है ना, लगातार बोलना पड़ता है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी वेग जो है यहां पर ये दिया गया, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। देख रहे हैं फिर से वही क्वेश्चन, यानी देखिए मैं इंग्लिश में जरा पढ़ दूं,
चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फ्लोइंग मैनर, रेट इज इक्वल टू, यहां पर ये दिया गया है, तो बताना है कि इसमें जो ऑर्डर है वो क्या होगा। देखो भाई यहां पर जो आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार कलर बदल लूं, क्या दिया है, के 2 और बी दिया है। तो देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पर आप एक ही चीज कर सकते हो, यहां पर 2 है ऑर्डर, तो 2 और प्लस में ये यहां पर कुछ नहीं, तो यानी 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दो भाई, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 3 हुआ, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके लिए, बी यानी 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पिछला था वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। देखिए क्या है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है, यानी एक मिनट, हाँ द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन पूछ रहा है, एडजॉर्प्शन पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या होती है, 20 से 40 किलो जूल मोल पर मोल होती है, ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे अपना लोग, आगे चलेंगे अपना लोग। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखेंगे अपना लोग, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है, यानी द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस, ओ भाई हाँ, द सब्सटेंस, अरे यार, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वो कहलाता क्या है, पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, क्या कहलाता है, सरफेस टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, सरफेस टेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, देखिए सारा क्वेश्चन VBI है, ये तो पहला वीडियो था, और भी वीडियो बनेगा उसमें से भी आप देखना, ठीक है, वो सभी मिला के जो है ना आपको 35 में 35 आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं, क्योंकि ये सारा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स कोलाइड सॉल्यूशन इन वाटर, बताइए कौन करता है, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, करता कौन है बताइए, जल्दी बताइए सही जवाब, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स कोलाइडियल सॉल्यूशन इन वाटर, बताइए। अरे भाई इसका सही जवाब स्टार्च हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टार्च, सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टार्च, सही जवाब स्टार्च, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां नंबर अपना लोग से क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है, पायसी कारक, यानी विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इम्यूलिसिफायर, इम्यूल्सिफायर, इम्यूल्सिफायर कौन है, तो देखो भाई ऑयल नहीं, वाटर नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, तो होगा कौन, सॉप, यानी साबुन हो जाएगा पायसी कारक, यानी इम्यूल्सिफायर, ठीक है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कालमाइन, कालामाइन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, यानी कालामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल, किसका ओर है, लोहा का नहीं, जिंक का इसी का तो होगा, जिंक का हो जाएगा, एल्युमिनियम का नहीं होगा, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है और इसका क्यूपराइट होता है, तो ये भी नहीं होगा, लोहा का हेमेटाइट होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर डी यानी जिंक हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कि मोंड परक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय मोंड्स प्रोसेस, बताइए कौन है, अरे भाई सभी को जवाब देना है, मोंड प्रोसेस से किस धातु को प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ऑप्शन इसका सही बताइए जल्दी, इसका क्या जवाब हो जाएगा, निकल, इसका जवाब क्या हो जाएगा, निकल, सही जवाब क्या हो जाएगा, निकल, निकल को मोंड प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है, शुद्धिकरण किया जाता है। अब देखिए, अरे भाई ये क्वेश्चन तो मोस्ट VBI आ गया, थर्माइट विधि में निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस में कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई थर्माइट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिएक्शन होता है, Fe2O3 प्लस में Al, तो यहां पर क्या बनता है Al2O3 और प्लस में Fe बाहर निकल जाता है, तो बताइए एल्युमिनियम ही ना क्या है, अवकारक है, क्या करता है एल्युमिनियम ही क्या करता है, Fe से ऑक्सीजन बाहर निकालने का काम करता है, तो अवकारक क्या हो गया
एल्युमिनियम हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब कारक कौन है यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया भाइयों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और सारा वीडियो हम इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन सा धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्टेन्ड एज स्लैग ड्यूरिंग द एक्सक्रेशन ऑफ आयरन। तो देखिए भाई, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्या ही बताऊं, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको भाई नोट कर लीजिए। तो देखिए, जब भी आप ना आयरन का आप लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, आयरन का जो है निष्कर्षण करते हैं, तो इसमें से एक स्लैग निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? CaSiO3। CaSiO3 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, CaSiO3। CaSiO3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। 25वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, यानी द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन। देखिए भाई, जो नोबल गैस है उसका क्वथनांक यहां पर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है क्वथनांक, लेकिन यहां पर हीलियम जो है ना, इसका क्वथनांक कम होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता बताइए भाई। देखिए भाई, अमोनिया बनाता है, वाटर बनाता है, HCl नहीं बनाता, यानी HF भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। अरे भाई, ये तो आंसर ही बता दिया हमें, HCl। HCl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब 27वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, यानी ऑक्सीजन एंड ओजोन आर क्या है? ये देखिए, हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। समभारिक है या समावयवी है, अपरूप है या समस्थानिक है, यानी आइसोबैरिक है, आइसोमर्स है, ऑलोट्रॉप है या कि आइसोटोप्स है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, भाइयों बहनों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए भाई। ऑलोट्रॉप हो जाएगा। ये क्या है? अपरूप है। क्या है ये? ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे का अपरूप है। ठीक है, जैसे कार्बन का अपरूप होता है ना, ग्रेफाइट होता है, ये हमारा हीरा होता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस होता है, ये सारा और भी बहुत सारा होता है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसी तरह से ये ऑक्सीजन और O3 दोनों क्या है? अपरूप है एक दूसरे का। चलिए अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित, देखिए ये क्वेश्चन VBI फिर से बता देता हूं। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, बार बार रिपीट होता है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं फिर से, कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो डाइबेसिक एसिड कौन है बताइए। अरे डाइबेसिक एसिड कौन है? तो हो जाएगा हमारा H3PO3। क्या हो जाएगा? H3PO3, याद रख लीजिएगा, यही है डाइबेसिक एसिड, H3PO3। ठीक है, H3PO3 डाइबेसिक एसिड है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और VBI बोल रहा हूं वो मोस्ट VBI है भाई। क्या है क्वेश्चन? कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, यानी द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विद इन। देखिए ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होते हैं ना, वो सारे कौन से ग्रुप को होते हैं? जल्दी बताइए, यानी कौन से ब्लॉक के होते हैं? सही जवाब जल्दी दीजिए भाई। देखो जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं वो 3 से 12 होता है ना, 3 से 12 वाले ग्रुप में सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, यानी सही जवाब में दे ही दिया, यानी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जितने सारे तत्व हैं वो क्या होंगे? सबको ट्रांजिशनल एलिमेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व का युग्म है,
यानी इसमें से जोड़ा पूछ रहा है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, इसमें से कौन जो है संक्रमण तत्व का जोड़ा है, यानी इसमें से कौन संक्रमण तत्व है। देखो Na और Ca ये नहीं है, ये एल्कली मेटल्स है, ये नहीं होगा, एल्कली मेटल्स नहीं है, ये नहीं होगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम भी नहीं होगा, ये एल्कली अर्थ मेटल्स हो गए एक तरह से, Sf भी नहीं होगा, ये सब देखो फ्लोरीन हो गया हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये सल्फर ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली का हो गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, कॉपर और Fe, ये हो जाएगा हमारा संक्रमण तत्व का जोड़ा, यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया। देखिए बार बार आपके टीचर पढ़ाए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाबू पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग दांत चियाड़ देते होंगे, क्या सर कोई जरूरत नहीं, मेरे को आता है। अब बताइए भाई, क्रोमियम आ गया, क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। अरे भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। आ गया ना क्वेश्चन, इजी वाला, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है। क्रोमियम का आप लोग क्या सोच सकते हैं कि क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। देखिए क्रोमियम जिसका परमाणु संख्या 24 होता है, कैसे निकालोगे। देखो 24 होता है तो 24 इलेक्ट्रॉन को आपको व्यवस्थित करना होगा, तो चलो कर लेते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, अर्गन तक 18 हो गया, ठीक है, उसके बाद 4s2 कितना हुआ, 4s2 हो गया 20, और उसके बाद 3d4 24 हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, तो इसका सही विन्यास क्या हो जाएगा, अर्गन यहां तक ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d5 हो जाएगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला मामला है, क्योंकि देखो डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं रहना चाहेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी या तो इसको हाफ फील्ड कर दो या फुल फील्ड कर दो। तो फुल फील्ड करने के लिए यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसके वजह से ये 3d5 हो गया, तो विन्यास इसका सही हो जाएगा। लेकिन 4s जो है ना, ये बाद वाला मतलब ये लास्ट वाला सेल होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अर्गन अर्गन 3d5 और 4s1, ये हो जाएगा करेक्ट। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन है यहां पर मिल रहा है, जो मैं तो ज्यादा इसमें लिख दिया, तो मैं यहां पे दिखा देता हूं कौन हो जाएगा। देख लो, देखो 3d5 4s1, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अर्गन 3d5 4s1, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31वां नंबर सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, या तो क्रोमियम का पूछ लेगा, नहीं तो कॉपर का पूछ लेगा, ये दोनों में से कोई पूछ देता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। चलिए, यानी इसको इंग्लिश में पढ़ दूं मैं जरा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है भाई, इजी भी है, जो जितना इंपॉर्टेंट उतना इजी। देखो 4f जो है ना, वो होता है हमारा लेंथेनाइड सीरीज, यानी कितना होता है, 57 से 73 होता है ना, देख लेना। वैसे लेंथेनाइड सीरीज जो है, लेंथेनाइड सीरीज जो है वो 57 से 73, और 5f में हमारा एक्टेनाइड सीरीज आता है, जो लगभग कितना से आप मिला लेना, वैसे मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लगभग कितना से आता था एक्टेनाइड सीरीज, लगभग 89 से आता है, आप देख लेना एक बार मिला के, 89 से 103 आता है, 103 तो मेरे को पता है, ये आप मिला के देख लेना। तो देखो 5f क्या है, एक्टेनाइड सीरीज है, लेकिन 4f का पूछ रहा है तो वो लेंथेनाइड सीरीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है सही, यहाँ पे मिला के देख लीजिए। चलिए एक मिनट में इसको साइड कर लूँ, हाँ चलिए कौन है बताइए सही जवाब, तो लेंथेनाइड सीरीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेंथेनाइड। ठीक है, लेंथेनाइड हो जाएगा, लेंथेनाइड। 4f जैसे ही आ गया 4f तो हमारा लेंथेनाइड हो जाएगा। चलिए एक्टेनाइड पूछता तो वो 5f पूछता। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या जी, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए भाई मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता ही पूछता है, मोस्ट VVI। मेरे पास अब एनर्जी नहीं बचा जो इस बात को मैं बोलूंगा, अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लो, इतना मेरे पास अब एनर्जी नहीं है। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये VVI है, हर एक एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ही आएगा, चाहे बिहार बोर्ड का दे रहे हो, CBSE का दे रहे हो, नीट में एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ये कंपाउंड में, यहाँ
इसका जो दे रखा है इसका आप निकालना है FeCN6 और 3 माइनस में निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता दिया। किसका पूछ रहा है ये, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ जरा। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है, मैं थोड़ा पेन को थोड़ा छोटा करूंगा, जी हाँ इतना सही है। चलिए, पूछ रहा है Fe का, तो Fe का कंपाउंड हमारा क्या है, ये है कंपाउंड, ये है। अरे भाई कंपाउंड क्या है हमारा, कंपाउंड ये है। और इसमें कह रहा है निकालने के लिए, तो बहुत ईजी है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है क्या। अरे भाई देखो, आपको Fe से पूछ रहा है तो Fe को x मान लो, Fe को क्या मान लो x, और प्लस में ये भाई छोटा नहीं लिखाएगा, इतना बड़ा बड़ा लिखाएगा तो कैसे बताएंगे बच्चा को, छोटा छोटा लिखा दो। तो कोशिश करते हैं, तो Fe को x मान लेते हैं, ठीक है, और प्लस में उसके बाद देखो यहाँ पर Cn जो है ना, Cn साइनाइड है, उसका जो है वो -1 होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो -1 लिख दे। और है कितना, 6 है कितना, 6 है तो गुने 6, और टोटल चार्ज इस पर कितना है, -3 है, दिख रहा है आपको, इक्वल टू -3, नहीं दिख रहा है ना। तो चलो मैं उधर लिख देता हूँ -3, आप एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, यार क्या ही कहूँ, मैं दिखता नहीं है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, इधर फिर से लिख देता हूँ ताकि बच्चे लोगों को दिखे। तो x और प्लस में x, अरे भाई लिखा तो जाओ यार, मेरे को परेशान ट्राई करते हैं लिखने का, लेकिन लिखाता नहीं है। चलो ऐसे लिखते हैं, x प्लस -1 और है कितना, 6 इंटू में 6 इक्वल टू टोटल चार्ज -3 है। अब देखो क्या आ जाएगा, x प्लस -6 इक्वल टू -3, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, और ये इधर जो है ये -6 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, तो टोटल क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। तो देखो ना +3 है, हाँ देखो यहाँ पर बी नंबर में है, बी नंबर में है। तो एक मिनट, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी +3। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया, 34वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, CuNH3 और उसका होल 4 +2 का परसंकरण है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, पंसंकरण। तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, जल्दी से जवाब दो इसका, जल्दी से भाई, इजी है। DsP2 का ही है, हाँ देखो DsP2। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है, B12 में बताइए। भाई चलिए 35 ही करवाऊंगा आज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, B12 में क्या रहता है, तो कोबाल्ट रहता है भाई, क्या रहता है, कोबाल्ट। चलिए, तो और सारा क्वेश्चन हम देखेंगे और सारे वीडियो में। तो ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 35, जो मैंने आपको 35 का 3500 क्वेश्चन करवाया, 35 का 3500 क्वेश्चन करवाया, और 35 में से इसमें से ना लगभग 10 क्वेश्चन आने का संभावना है। अरे भाई फिर गड़बड़ हो गया, इसमें से ना मैं क्या बता रहा हूं, इसमें से मैंने 35 करवाए हैं, तो 35 में से ना कंफर्म बता रहा हूं, 35 में से आपको 10 क्वेश्चन हूबहू इसी ढंग से आने वाले हैं। अभी मैं ना 3 वीडियो बनाऊंगा, कितना वीडियो, 3 वीडियो, आपको 3 वीडियो देखना पड़ेगा। 3 वीडियो देखोगे, अगर पूरा 3 वीडियो देख लिए तो कसम से आपको 35 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये करने के लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना भाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।